लो, हो गया सत्यानाश। अभी तो चाय चढ़ाई थी और ये बीच में ही जवाब दे गया। अभी बहू क्या हुआ, चाय नहीं बनी अभी तक? माँ जी सिलेंडर खत्म हो गया। कल से ही लग रहा था कि इसकी लौ कम हो रही है, आज बोल गया। तो दूसरा मंगवा लो, खाली तो रखा होगा ना कोने में। माँ जी ऐप पर चेक किया था, वेटिंग दिखा रहा है। ऊपर से अब तो बुकिंग के नियम भी बदल गए। रुकिए मैं पड़ोस वाली पिंकी से पूछती हूँ, उसके पास शायद किसी वेंडर का नंबर हो। कविता ने पिंकी को फोन मिलाया। हेलो पिंकी। हाँ यार, ये गैस वाले का नंबर देना जरा। मेरा वाला तो फोन ही नहीं उठा रहा और ऑनलाइन बुकिंग में 4 दिन दिखा रहा है। यार दे तो दूंगी, पर वो एक गैस का 1500 रुपए लेता है। क्या? 1500? अरे पागल हो गई है क्या? 1000 का सिलेंडर 1500 में क्यों दे रहा है? अरे ब्लैक में देता है ना। अच्छा रुक, मैं थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ तुझे। कविता एक पल के लिए सोच में पड़ गई। 1500 रुपए का सिलेंडर लूंगी तो फिर बजट बिगड़ जाएगा। मेहमान भी आने वाले हैं, चाय नाश्ता भी लगाना पड़ेगा। बच्चे जाएंगे तो उनको भी कुछ देकर भेजना पड़ेगा। हाय, पर गैस तो मंगवानी ही पड़ेगी। कविता ने पिंकी को फोन मिलाया। सुन पिंकी, यार मजबूरी है, घर में मेहमान आने वाले हैं और शाम का खाना भी बनाना है। ठीक है, दे दे नंबर। अब क्या ही कर सकते हैं। शाम को घर में मेहमान आए। कविता ने अपनी सहूलियत के हिसाब से उनकी खातिरदारी की। जब वो रात को जाने लगे तब, बेटा सूरज, इन दोनों बच्चों को 1100 रुपए दे दे। कविता और सूरज ने जैसे ही 1100 रुपए देने की बात सुनी तो वो ठिठक गए। माँ, मेरा अभी बजट नहीं है। मैं 1100 रुपए नहीं दे सकता हूँ। अरे मुझे मना कर रहा है? ये मेरी बहन के बच्चे आए हैं, फिर पता नहीं कितने सालों बाद आए। मैं क्या उन्हें खाली हाथ भेजते हुए अच्छी लगूंगी? तभी कविता बीच में बोली। माँ आज सिलेंडर भी ब्लैक में लिया है, पूरा हिसाब किताब बिगड़ जाएगा माँ। अगर दोनों बच्चों को 500 रुपए दे दिए तो चलेगा क्या? तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, मैं क्या बोलूं, ये तो तुम लोगों को ही सोचना चाहिए। कविता ने अपनी मौसी सास के पोता पोती को 500 रुपए देकर विदा किया। अगले दिन शाम को कविता थैला लेकर पास के किराना स्टोर पहुंची। दुकानों पर लटके रेट कार्ड देखकर ही उसका माथा ठनका। तभी उसके फोन की घंटी बजी। मम्मी, आप मार्केट में हो क्या? हाँ बोल, कुछ घर का सामान लेने आई हूँ। क्यों? मम्मी, वो कल आपने बोला था ना कि सैंडविच बनाओगी। प्लीज़ मोज़रेला चीज़ और पनीर का बड़ा वाला पैकेट ले आना। और हाँ, वो चॉकलेट वाला स्प्रेड भी खत्म हो गया है। और मम्मी, मेरा वाला पनीर बटर भी। अरे तुम फिर शुरू हो गए। देखो बेटा, एक चीज ही आएगी, अब वो तुम डिसाइड करो कि क्या मंगवाना है। मम्मी, हमेशा आप यही बोलती हो। पिछले हफ्ते भी आपने पिज्ज़ा के लिए मना कर दिया था। अब प्लीज़ पराठा भी नहीं बनेगा क्या? आप तो सब चीज़ के लिए मना कर देते हो। कविता ने फोन काट दिया। उसे बुरा लगा कि वो अपने बच्चों का मन मार रही है, पर वो कुछ नहीं कह सकती थी। इस महीने खर्चा ज्यादा होने के कारण कविता का बजट टाइट हो चुका था और एक्स्ट्रा खर्च कर नहीं सकती थी। भैया, ये तेल का डिब्बा कितने का कर दिया? जी, 250 रुपए। पिछले हफ्ते तो कम था, एक हफ्ते में इतना महंगा? कविता थैले में आधा अधूरा सामान लेकर जब घर लौटी तो सासू माँ बरामदे में अपनी सहेलियों के साथ फोन पर बात कर रही थी। हाँ पुष्पा, मैंने बात कर ली है, टिकट करवा ले तू। मैं बहू बेटे से पूछकर कल शाम तक तुझे बता दूंगी। हरिद्वार जाने का इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। सासू माँ ने फोन काटकर कविता की तरफ देखा। बहू सुन रही है? पुष्पा और बाकी सब सहेलियां अगले हफ्ते हरिद्वार जा रही हैं। पूर्णिमा पर गंगा स्नान भी हो जाएगा और थोड़ा मन भी बहल जाएगा। मेरा नाम भी लिखवा दिया है उन्होंने। माँ जी अभी इस महीने? मैं आपको इनसे बात करके बताती हूँ। अरे तो क्या हुआ, साल में एक बार तो जा रही हूँ। अब क्या धर्म कर्म के लिए भी तुम लोगों से 100 बार पूछना पड़ेगा? पुष्पा कह रही थी कि ज्यादा खर्चा नहीं है, बस 5-7 हजार में हो जाएगा। माँ जी 5 हजार भी अभी बहुत बड़ी बात है। थोड़े दिन रुक जाइए ना, अगले महीने देख लेंगे। अगले महीने क्या, अगले महीने तो गंगा जी में पानी कम हो जाएगा। तुम लोगों का यही है, जब मेरा कुछ करने का मन होता है तो तुम बजट का रोना रोने लगती हो। मेरा मन तो वैसे ही मर गया है इस घर में। कविता ने बिना कुछ कहे थैला रसोई में पटक दिया और सिर पकड़कर बैठ गई। रात के 10:30 बज रहे थे। सूरज बेड पर बैठा पुराने बिल और डायरी लिए कुछ जोड़ घटाना कर रहा था। कविता कमरे में आई और अलमारी से चादर निकालने लगी। सूरज, अभी तक सोई नहीं? क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं कविता, ये देखो, बिजली का बिल पिछली बार से भी ज्यादा आया है। समझ नहीं आ रहा कि इतनी बिजली कहाँ जल रही है। और ऊपर से ये पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं। मुझे भी कुछ बात करनी थी सूरज। अब सुनो, बात तो मुझे भी करनी है। इस महीने तुम किचन से कुछ पैसे बचा लोगी? आज ऑफिस जाते वक्त गाड़ी की सर्विसिंग करानी पड़ी।
जेब बिल्कुल खाली हो गई है। पर सूरज मैं कैसे बचाऊंगी? पहले ही महंगाई ने पूरा निचोड़ रखा है। महीना चलाना भारी हो रहा है। तुम बचाने की बात कर रहे हो। मुझे पता है कविता, पर मेरी बात भी तो समझो। मुझे तो खुद ये समझ में नहीं आ रहा कि इस महीने की ईएमआई कहाँ से निकलेगी। सूरज ने चिढ़कर डायरी मेज पर पटक दी। तुम्हें क्या लगता है मैं जानबूझकर ये कर रहा हूँ? इस महीने 3-3 किश्तें कटनी है। क्या करूं तुम बताओ? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी सूरज। खैर छोड़ो, मेरे पास कुछ नहीं बचा। जो थोड़ा बहुत था वो आज सिलेंडर और उन मेहमानों के शगुन में निकल गया। अब तो बस ये लग रहा है कि महीना आखिर तक कैसे खींचेगा। अगली सुबह कविता और सूरज चाय पी रहे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। सूरज ने दरवाजा खोला तो सामने मकान मालिक खन्ना जी खड़े थे। अरे खन्ना जी, आइए आइए। सुबह सुबह कैसे आना हुआ? नहीं सूरज बेटा, अब बैठूंगा नहीं। बस एक बात बताने आया था। देखो भाई, शहर में हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। हाउस टैक्स भी बढ़ गया है। तो अगले महीने से मैं इस घर का किराया 2,000 रुपये बढ़ा रहा हूँ। क्या अंकल आप ये क्या कह रहे हैं? अभी पिछले साल ही तो आपने किराया बढ़ाया था। मेरी तनख्वाह में तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, फिर किराया कैसे बढ़ेगा? देखो बेटा, मेरी भी मजबूरी है। हर तरफ यही रेट चल रहा है। अगर तुम्हें नहीं जम रहा तो तुम देख लो कहीं और। पर मेरा किराया तो अब बढ़ेगा ही। कल तक सोचकर बता देना। खन्ना जी चले गए पर पीछे छोड़ गए एक भारी सन्नाटा। कविता और सूरज एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। सूरज अब क्या करेंगे? किराया बढ़ गया तो हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं बचेंगे। क्या हमें घर बदल लेना चाहिए? घर बदलना भी कौन सा आसान है कविता। नया घर ढूंढो, वहां का एडवांस दो, सामान शिफ्ट कराने का खर्चा अलग। यहाँ से जाएंगे तो भी पैसा लगेगा, और यहाँ रहेंगे तो भी। समझ नहीं आ रहा कि मुसीबतें एक साथ ही क्यों आ रही हैं। कविता ने चुपचाप चाय के कप उठाए और रसोई की तरफ चल दी। उसे लग रहा था कि घर की दीवारें उसे काट खाने को दौड़ रही हैं। दोपहर का वक्त था। कविता बच्चों के स्कूल बैग साफ कर रही थी। तभी उसके फोन पर स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप का नोटिफिकेशन आया। लिस्ट देखते ही उसका दिल बैठ गया। सूरज, जरा इधर आना। देखो, स्कूल वालों ने नई किताबों और ड्रेस की लिस्ट भेज दी है। और इस बार तो फीस भी सीधे 15% बढ़ा दी है। क्या? अभी तो पिछले महीने ही उन्होंने स्पोर्ट्स फंड्स के नाम पर पैसे लिए थे, अब फिर से फीस बढ़ा दी। सिर्फ फीस नहीं सूरज, किताबें भी बदल गई हैं। बंटी कह रहा था कि इस बार पुरानी किताबें नहीं चलेंगी, नई ही लेनी पड़ेगी। दोनों बच्चों का मिलाकर कम से कम 25,000 का फटका बैठने वाला है। 25,000? कविता, इस महीने तो घर का किराया भी बढ़ा हुआ देना है। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? क्या ये लोग समझते नहीं है कि इंसान कमाता कितना है और खर्च कितने हैं? सूरज, इस बार तो बच्चों को नया स्कूल बैग भी दिलवाना पड़ेगा। उनका बैग फट चुका है। पिछले साल जैसे तैसे करके टाल दिया था, पर इस साल अब नहीं टाल पाएंगे। अरे यार कविता, तुम चुप रहो। मेरा दिमाग खराब हो गया है। कहाँ से लाऊंगा मैं पैसे? कभी तुम घर खर्च मांगती हो, कभी माँ को तीर्थ जाना है, कभी बच्चों की फीस। क्या करूं मैं? कहाँ से लाऊं इतने पैसे? ये कहते कहते सूरज की आवाज रुआंसा सी हो गई। कविता उसे कुछ कह पाती कि तभी बंटी और गुड्डू स्कूल से लौटे। उनके चेहरे उतरे हुए थे। बंटी ने चुपचाप अपना बैग सोफे पर पटका। क्या हुआ बंटी? ऐसे उदास क्यों? खाना लगाऊं? नहीं मम्मी, भूख नहीं है। आज स्कूल में फुटबॉल टीम का सिलेक्शन था। कोच सर कह रहे थे कि अगर टीम में आना है तो नई किट और अच्छे जूते लेने पड़ेंगे। पुराने वाले तो फट गए हैं। और मम्मी, मेरा दोस्त विक्की नई ड्राइंग क्लास ज्वाइन किया है। वो कह रहा था कि वहाँ बहुत अच्छी पेंटिंग सिखाते हैं। क्या मैं भी जा सकता हूँ? बंटी, अभी फुटबॉल और जूते की बात मत करो। तुम्हें पता है ना घर की स्थिति कैसी है। और गुड्डू, ड्राइंग तुम घर पर भी तो सीख सकते हो ना। क्लास जाना जरूरी है क्या? पापा, आपको हर चीज फिजूल खर्ची क्यों लगती है? मेरे सारे दोस्त किसी न किसी क्लब में जाते हैं। बस एक मैं ही हूँ जो स्कूल के बाद घर में बैठा रहता हूँ। रहने दो भैया, पापा मम्मी बस मना करना जानते हैं। दोनों बच्चे पैर पटकते हुए अपने कमरे में चले गए। उनकी बातें सूरज और कविता को तीर की तरह चुभ रही थी। थोड़ी देर बाद रात को कविता और सूरज कमरे में बैठकर हिसाब लगा रहे थे कि तभी बंटी और गुड्डू भागते हुए अंदर आए। दोनों के चेहरे पर गजब का उत्साह था। पापा, मम्मी, सुनो ना, कल सवेरे मुझे टिफिन में सैंडविच देना, वो भी खूब सारा चॉकलेट सॉस लगाकर। बेटा, चॉकलेट सॉस तो खत्म हो गया है। तो क्या हुआ मम्मी? आप अभी फोन से ऑर्डर कर दो ना, वो 10 मिनट में दे जाएगा। नहीं बेटा, ऑर्डर नहीं करेंगे। मार्केट से लाना भी होगा तो बाद में देखेंगे, अभी नहीं। क्या मम्मी पापा,
आप लोग हर चीज के लिए मना कर देते हो। बेटा ये सब सेहत के लिए भी अच्छे नहीं है। घर में जो है वही खाना बनेगा। घर है, ढाबा नहीं कि रोज फरमाइश पूरी होगी। शाम के समय, बहू ये कैसी दाल बनाई है भाई, जरा स्वाद नहीं है उसमें। माँ जी वो आज तेल से तड़का लगा है इसलिए अलग लग रहा होगा। लो जी, जीवन बीत गया, मजाल है जो कभी मैंने घी के बिना दाल छौंका हो। ये क्या तरीका हुआ बहू? वो माँ जी घी बहुत महंगा हो गया है। सोच रही हूँ अब से पूरी पराठे दाल तेल में बनाऊंगी, कुछ बचत हो जाएगी। नहीं तो महीने का 2.5 किलो घी लग जाता है। लो भाई, कल को तुम ये मत कह देना कि दूध महंगा हो गया तो अब से बस पानी में चाय बनेगी। अरे भाई, कोई तरीका भी तो होता है या नहीं? तू तो पता नहीं क्यों सबके स्वाद की दुश्मन बनी बैठी है। सास की बात सुनकर बहू चुप्पी साध लेती है। दादी ठीक बोल रही हैं। मुझे लगता है आपको हमें मना करने में मजा आता है। आपसे जो भी कहो हमेशा ना में ही जवाब आता है। किसी की पसंद का खाना नहीं बनाती हो, यहाँ तक कि अब रोज रोज ये बोरिंग दाल और कद्दू खिलाने लगी हो। हाँ मम्मी, आप हमें चिप्स तक नहीं खिलाती। पार्क में सबके मम्मी पापा उन बच्चों को चिप्स का पैकेट दिलाते हैं, पर आप लोग तो वो भी नहीं करते। आप लोग तो हमें स्कूल भी छोड़ने नहीं आते। कविता ने सूरज की तरफ देखा और फिर बच्चों से कहा, बंटी गुड्डू, तुम दोनों कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो? अपने पापा से ऐसे बात करते हैं? क्योंकि हम छोटे हैं ना, इसलिए आप लोग हमें हर बार डांट के चुप करा देते हो। आप लोग गंदे हो। दोनों बच्चे पैर पटकते हुए और रोते हुए कमरे से बाहर निकल गए। पीछे छोड़ गए सूरज और कविता को, जो पत्थर की मूरत बने एक दूसरे को देख रहे थे। बच्चों की उन मासूम बातों ने आज सूरज को एक नाकाम पिता होने का एहसास दिला दिया था। रात के वक्त घर में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कविता रसोई में आटा गूंथ रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। सूरज चुपचाप बालकनी में खड़ा अंधेरे को ताक रहा था। सूरज, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बच्चे छोटे हैं, उन्हें नहीं पता कि घर के खर्च और बजट का क्या मतलब होता है। उन्हें तो बस अपने शौक दिखते हैं। आप अपना दिल मत दुखाओ। मुझे भी बुरा लग रहा है कविता। एक बाप होकर मैं उनके लिए जूते और एक क्लास के पैसे नहीं जुटा पा रहा। पर क्या करूं? अगर उनकी फीस भरी तो घर का राशन बंद हो जाएगा, और अगर जूते दिलाए तो किराया रुक जाएगा। मैंने सोचा था कि अपनी वो सोने की बालियां बेच दूंगी जो माँ ने दी थी, पर उनसे भी कितना ही मिलेगा। 1 महीने की फीस निकल जाएगी, पर अगले महीने का क्या? नहीं कविता, वो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। उसे नहीं बेचेंगे। हमें कुछ और सोचना होगा। शायद हमें सबको साथ बिठाकर साफ साफ बताना होगा कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, वरना ये उम्मीदें हमें अंदर ही अंदर खा जाएंगी। कविता ने बस लंबी सांस ली और सूरज के पास आकर खड़ी हो गई। दोनों के पास कोई जवाब नहीं था, बस आने वाले कल का डर। रात का खाना टेबल पर लगा था, पर किसी के गले से खाना नीचे नहीं उतर रहा था। सबके मन में कुछ न कुछ नाराजगी थी। सूरज ने अपनी थाली में रखी रोटी का एक निवाला तोड़ा, पर उसे मुंह तक ले जाने के बजाय वापस थाली में रख दिया। उसने एक गहरी सांस ली और सबकी तरफ देखते हुए अपना गला साफ किया। बंटी, गुड्डू और माँ, जरा खाना रोककर मेरी बात सुनिए। मैं अब और कोई बात आप लोगों से छुपाना नहीं चाहता। असलियत यह है कि इस महीने हालात थोड़े काबू से बाहर हो गए हैं। मेरी महीने की 25,000 की तनख्वाह है, ये तो आप सबको पता ही है। पर शायद आप लोगों को ये अंदाजा नहीं है कि बाहर महंगाई किस कदर बढ़ रही है। सासू माँ ने अपनी दाल का कटोरा मेज पर रखा और सूरज की तरफ देखने लगी। तो सूरज, क्या मेरी हरिद्वार की यात्रा भी अब कैंसिल हो जाएगी? मैंने तो पुष्पा और अपनी सारी सहेलियों को बोल दिया है कि मेरा नाम लिखवा लें। अब इस उम्र में क्या मैं झूठ बोलूंगी उनसे? माँ, बात सिर्फ हरिद्वार की नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए। 25,000 में घर चलाना अब किसी जादू से कम नहीं है। दूध, राशन, बिजली का बिल, हर चीज के दाम डबल हो गए हैं। इस महीने इन दोनों बच्चों का नया सेशन शुरू हो रहा है। एडमिशन की भारी फीस भरनी है और नई किताबें आनी है। अगर मैं 25,000 से 7,500 आपकी यात्रा में लगा दूंगा और 5,000 बढ़ा हुआ किराया दे दूं, तो हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं बचेंगे। क्या हम इस महीने सिर्फ पानी पीकर रहेंगे? कविता ने सूरज का हाथ धीरे से दबाया और बात को आगे बढ़ाया। माँ जी, हम नहीं चाहते कि आपका मन दुखे या बच्चों की पढ़ाई रुके, पर देखिए, आज गैस का सिलेंडर भी हमें 1500 में लेना पड़ा। राशन भी मैं आधा अधूरा ही लाई हूं क्योंकि पैसे कम पड़ गए थे। अगर हम अभी संभल कर नहीं चले और हमने अपने शौक कम नहीं किए तो अगले महीने घर का चूल्हा जलना भी भारी पड़ जाएगा। हमें हकीकत देखनी होगी। बंटी, तुम्हें फुटबॉल के लिए जूते चाहिए। गुड्डू, तुम्हें ड्राइंग क्लास ज्वाइन करनी है। मेरा बहुत मन है कि मैं तुम दोनों की हर खुशी पूरी करूं। एक बाप होने के नाते मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे ये सब कहना पड़ रहा है,
पर बेटा, अगर मैंने अभी तुम्हारी फीस और किताबों को प्राथमिकता नहीं दी तो तुम्हारा पूरा साल खराब हो जाएगा। अब या तो हम अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं या अपने शौक। हमें चुनना होगा कि हमारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है। पर सूरज, लोग क्या कहेंगे? मैंने तो पूरी तैयारी कर ली थी। माँ, लोगों की बातों से पेट नहीं भरता और हर आदमी को अपनी कमाई के हिसाब से ही खर्च करने होंगे, वरना तो दुनिया में बहुत कुछ है। देखना यह है कि हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। बंटी और गुड्डू एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पापा, मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ गई है। मुझे लगा आप लोग बस मुझे मना करने के लिए बहाने बना रहे हैं। मुझे अभी वो फुटबॉल के जूते नहीं चाहिए। मैं कोई और स्पोर्ट्स खेल लूंगा जहां महंगे जूते और किट खरीदने की जरूरत ना हो। जब थोड़े पैसे जमा हो जाए तब देख लेंगे। और मम्मी, मुझे भी वो ड्राइंग क्लास नहीं जानी। मैं यूट्यूब से देखकर घर पर ही प्रैक्टिस कर लूंगा। आप प्लीज परेशान मत हो। मैं सोच रहा हूँ मेरा ट्यूशन भी रहने देते हैं। मुझे कोई खास जरूरत नहीं है। बंटी को लगा रहने देते हैं। कविता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके छोटे बच्चे इतनी जल्दी इतने बड़े हो जाएंगे। बेटा, मुझे गर्व है तुम दोनों पर। बस ये कुछ समय की बात है। जैसे ही सब ठीक होगा मैं खुद तुम लोगों को ये सब दिलाऊंगा। सासू माँ, जो अब तक नाराज बैठी थी, उन्होंने कविता का हाथ थाम लिया। बहू, मुझे माफ कर देना। मैं अपनी सहेलियों की बातों में आकर बच्चों जैसी जिद कर रही थी। हरिद्वार तो अगले साल भी जा सकते हैं, पर बच्चों की पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। पुष्पा को कल सुबह ही मना कर दूंगी। नहीं माँ जी, आप ऐसे मत कहिए। नहीं बहू, सूरज सही कह रहा है। ये घर हम सबका है और सबको मिलजुल कर ही कुछ हल निकालना होगा। महंगाई तो डायन की भूख की तरह बढ़ती ही जा रही है। हमें ही अब कुछ सोचना पड़ेगा। और सुनो, अलमारी में मेरे कुछ पैसे रखे हैं जो मैंने अपनी पेंशन से बचाए थे। वो तुम बच्चों की किताबों के लिए ले लो। अभी तो अपना समय निकालो, बाकी देखते हैं। लेकिन वो तो आपने अपने लिए रखे हैं ना। अरे बेटा, घर सबका है तो जिम्मेदारी के बोझ में तू अकेला क्यों पिसे? अभी मेरे पास है, तू रख ले। बाद में मेरी टिकट करा देना, मैं खुश हो जाऊंगी। खन्ना निवास के लिविंग रूम में सुबह का वक्त था, जहां सास बहू के बीच बहस चल रही थी। अरे अरे, ये क्या हुलिया बना रखा है सपना? कहाँ की तैयारी है ये? मम्मी जी, कल बताया तो था आपको, मेरी कॉलेज फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, बस वहीं जा रही हूँ। वो तो ठीक है, पर ये माथा इतना सूना क्यों है? न बिंदी है, न मांग में सिंदूर है, और ये खाली हाथ अच्छे लगते हैं क्या? कम से कम 2 चूड़ियां तो डाल लेती। अरे मम्मी जी, आजकल की पार्टियों में ये सब नहीं चलता, अजीब सा लगता है सबके बीच में। वैसे भी ये सिर्फ गेट टुगेदर है। अजीब क्यों लगेगा? सुहागन औरत का गहना होता है ये सब। ये सिंदूर और बिंदी ही तो फर्क बताते हैं कि कौन शादीशुदा है और कौन कुंवारी। अब तुम लोग इसे ही छुपाओगे तो दुनिया को क्या पता चलेगा? हमारी परंपरा की कुछ तो लाज रखो बहू। जाओ बिंदी लगा कर आओ। मम्मी जी, अब लेट हो रही हूँ, प्लीज आज के लिए छोड़ दीजिए। वहां सब मॉडर्न आएंगे, मैं अलग से चमकूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा चलती हूँ, बाय। सपना अपनी सहेली किरण के घर पहुंची थी, जहां पार्टी में जाने से पहले दोनों बातें कर रही थी। यार सपना, तू आ गई, जल्दी तैयार हो जा। आज तुझे ऐसी जगह ले जाऊंगी कि तेरे होश उड़ जाएंगे। कहा यार, तूने बस इतना कहा कि तेरे घर पे पार्टी, अब तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? एक बहुत ही खास लेडी से मिलवाना है। और मैं तो घर में ये बता के आई हूँ कि तेरे घर जा रही हूँ। अरे तुम मेरे घर में आई हो तो क्या तुझे कोई खोजने निकलेगा? मेरे घर में ये क्लब में जा रही है, ये किसी को कैसे पता लगेगा जब तक तू नहीं बताएगी? ये फालतू के नाटक छोड़ आज। चल, आज तुझे मैं एक ऐसी औरत से मिलाऊंगी जिसे देखकर तेरे होश उड़ जाएंगे। अच्छा, इसे क्या है? ऐसा क्या है इस औरत में जो तू पागल हुई जा रही है और मुझे यहाँ झूठ बोलकर बुलवाया है? उस लेडी का नाम है मिस खन्ना। हमारे एलीट क्लब की जान है वो। तू यकीन नहीं करेगी सपना, वो जिस उम्र में है ना, उस उम्र में लोग बुढ़ापे की सोचने लगते हैं, पर वो आज भी किसी 25 साल की लड़की को मात दे दे। क्या इनको एटीट्यूड है, क्या उनकी ड्रेसिंग है, पूरा क्लब उनका दीवाना है। अच्छा, ऐसी क्या बात है उनमें? कोई सेलिब्रिटी है क्या? सेलिब्रिटी से भी कम नहीं है। मतलब तू उनसे मिलेगी तो तुझे लगेगा कि तू कौन से पुराने जमाने में जी रही है। उनके विचार, उनका रहन सहन एकदम मॉडर्न। वो कहती हैं कि औरत को किसी बंधन में नहीं बंधना चाहिए, बस खुलकर जीना चाहिए। तो बस चल मेरे साथ, तो उनकी फैन हो जाएगी। चल ठीक है, तो इतना बोल रही है तो देखते हैं कि कौन है ये मिस खन्ना। पर यार, मुझे तो अपने घर पे मम्मी जी से इतना लेक्चर सुनने को आना पड़ा कि सिंदूर बिंदी पे, कि मेरा तो दिमाग ही खराब है। वो सब छोड़ना, आज तो मिस खन्ना से मिल लेगी, तेरी सोच बदल जाएगी। दोनों सहेलियां क्लब में दाखिल हुई, जहां चारों तरफ शोर और चमक धमक थी। वो देख सपना,
वहां जो ग्रुप के बीच में खड़ी है ना, ब्लैक जीन्स और रेड टॉप में, वही है मिस खन्ना। क्या? वो? किरण तो मजाक कर रही है ना? मजाक क्यों करूंगी, देख कितनी स्मार्ट लग रही है ना। चल मिलवाती हूँ उनसे। किरण सपना का हाथ पकड़कर उसे भीड़ के बीच से निकालते हुए सीधे उर्मिला के पास ले गई थी। अरे मिस खन्ना, 2 मिनट सुनिए तो। मिलिए, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है सपना। बड़ी मुश्किल से आज इसे यहाँ खींच कर लाई हूँ। अच्छा, हाय सपना। मिस खन्ना, आपको पता है ये अपने ससुराल में एकदम दबी कुचली सी रहती है। बेचारी वही पुराने तौर तरीके, वही घिसी पिटी सोच। मतलब ये तो अभी तक उसी जमाने में जी रही है जहाँ सिंदूर बिंदी ही सब कुछ होता है। मैंने सोचा आज इसे आपसे मिलवा ही दूं। इसे प्लीज थोड़ा लिविंग स्टाइल सिखाइए ना। इसे बताइए ना कि अपनी आजादी और अपनी शर्तों पर जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। अरे मैं कहाँ। अरे मिस खन्ना, आपसे अच्छा गाइड और कौन हो सकता है। आप तो हम सबके लिए एक मिसाल हैं। वो क्या बोलते हैं, रोल मॉडल हैं आप। देखिए ना, इस उम्र में भी आपने खुद को कैसे मेंटेन किया है, और ऊपर से आपकी ये इंडिपेंडेंट लाइफ। कसम से हम सब आपके जैसा बनना चाहते हैं। इसे भी कुछ टिप्स दीजिए कि कैसे ये अपनी बेमतलब की बंदिशों को तोड़कर आपकी तरह मिस बनकर जी सके। हाँ वो किरण, लाइफ तो बस खुश रहना चाहिए इंसान को, और क्या। अरे बाप रे, ये तो पक्का मम्मी जी है। वही आवाज, वही चेहरा। ये यहाँ क्या कर रही हैं? और ये कपड़े, ये तो घर पे मुझे सुबह लेक्चर दे रही थी। अच्छा हाँ, इस समय ये दोहरी जिंदगी जी रही है। इस क्लब में खुद को कुंवारा बता करके घूम रही है, और घर में मुझ पर सासू माँ जैसा शासन चलाती है। अच्छा जी, अब ये सासू जी की कहानी समझ आई। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ओहो हो, हेलो मिस खन्ना, कैसी हैं आप? आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। बहुत सुना था आपके बारे में। सपना, तुम यहाँ कैसे? बस मम्मी, मेरा मतलब है मिस खन्ना, आपकी चर्चा सुनकर खिंची चली आई। वाकई आप तो यहाँ आग लगा रही हैं। सपना अपनी सास को खींचकर क्लब के एक शांत कोने में ले गई। आए हाय मम्मी जी, मिस खन्ना, मिसेज से मिस कब बनी आप? और ये साड़ी बिंदी सिंदूर कहाँ गायब हो गया? आप तो सुबह मुझे बड़ा ज्ञान दे रही थी कि सुहागन की पहचान क्या होती है। बहू, देख मेरी बात सुन, चिल्ला मत। यहाँ पर किसी को नहीं पता कि मेरी शादी हो चुकी है या मेरे बच्चे हैं। मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा। इज्जत? मम्मी जी, आपने तो यहाँ सबको उल्लू बना रखा है। 45 की उम्र में 35 की कुंवारी बनी फिर रही हैं। क्या बात है, ये जवानी और खूबसूरती का राज मुझे भी तो बताइए। देख सपना, मैं हाथ जोड़ती हूँ। रोहित या घर में किसी को पता चला तो अनर्थ हो जाएगा। तू जो कहेगी मैं वो करूंगी। बस यहाँ मेरी पोल मत खोलना। अरे मम्मी जी, आप भी क्या बात कर रही हैं। आप अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, मैं अपनी। बस वो क्या है ना, मुझे एक बहुत ही प्यारी सी डायमंड रिंग पसंद आई है। और रोहित तो दिलाएंगे नहीं, पर अब मुझे पता है कि मेरी मिस खन्ना मम्मी जी मेरा ख्याल जरूर रखेंगी। ठीक है, दिला दूंगी। बस अब यहाँ से चुपचाप निकल जा। ठीक है मम्मी जी, चलती हूँ। एंजॉय योर ड्रिंक मिस खन्ना। अगली सुबह खन्ना निवास में माहौल कल जैसा ही था, लेकिन उर्मिला के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। उर्मिला रसोई में चाय बना रही थी और बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी कि कहीं सपना आकर कुछ बोल ना दे। तभी सपना चहकती हुई रसोई में आई। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, आज चाय में अदरक कम लग रही है, या शायद आपकी मिस खन्ना वाली मुस्कुराहट गायब है, इसलिए स्वाद नहीं आ रहा। बहू धीरे बोल, रोहित हॉल में ही बैठा है। अरे मम्मी जी, अब तो हम दोस्त है ना, दोस्तों में क्या छुपाना। वैसे मैंने रात को ऑनलाइन वो डायमंड रिंग देखी थी, 80,000 की है। मैंने कार्ट में डाल दी है, बस पेमेंट का इंतजार है। 80,000? सपना, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी एकदम से? रोहित पूछेगा तो क्या कहूंगी? मम्मी जी, आप मिस खन्ना है, आपके पास तो कितने फैंस हैं क्लब में। कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा, वरना मैं रोहित को बता दूंगी कि आप कल रात लाल रंग के टॉप में क्या गजब ढा रही थी। नहीं नहीं, मैं कर दूंगी इंतजाम, तू बस चुप रह। दोपहर को रोहित और उर्मिला के बीच सपना की शॉपिंग को लेकर बहस शुरू हो गई थी। सपना, ये तुम क्या पागलपन कर रही हो? अभी पिछले महीने ही तो तुमने नया फोन लिया है। अब ये अंगूठी कहाँ से आ गई? हमारे पास इतने पैसे नहीं है। मम्मी जी देखिए ना, रोहित हमेशा मुझे मना करते हैं। क्या एक बहू का मन नहीं होता कुछ अच्छा पहनने का? उर्मिला, जो अब तक चुपचाप सुन रही थी, अचानक सपना के पक्ष में खड़ी हो गई। रोहित, क्या लगा रखा है ये? पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। बहू का मन है तो दिला दे, और तू नहीं दिला सकता तो मैं दिला दूंगी। मेरी अलमारी में कुछ पुराने गहने पड़े हैं, मैं उन्हें बेचकर अपनी बहू की खुशी पूरी करूंगी। मम्मी, आप कल तक तो आप इसे फिजूल खर्ची पर लेक्चर दे रही थी, आज अचानक क्या हो गया? वो कल की बात थी। आज मुझे एहसास हुआ कि औरतों को भी अपनी मर्जी से जीने का हक है। तू चुप रहे और इसे ले जा शॉपिंग पे। कुछ दिनों बाद सपना जानबूझकर अपनी सास को लेकर फिर से उसी क्लब के पास पहुंच गई थी। मम्मी जी, आज क्लब में रेट्रो नाइट है, चलिए ना, मुझे भी देखना है कि आप वहाँ कैसे सबको अपनी उंगलियों पर नचाती हैं।
सपना, तू मेरा गला काटने पर क्यों तुली है? एक बार देख लिया काफी नहीं है? वहां लोग मुझसे मेरी लाइफ के बारे में पूछते हैं, मुझे झूठ बोलना पड़ता है। तो सच बोल दीजिए ना मम्मी जी, बोल दीजिए कि मैं आपकी बहू हूँ, फिर देखते हैं मिस्टर चोपड़ा आपको कैसे देखते हैं। वैसे वो मिस्टर चोपड़ा बड़े हैंडसम है, कल कह रहे थे कि मिस खन्ना के साथ डेट पर जाना है। चुप कर सपना, वो बुढ़ा चोपड़ा, उसे तो मैं बस इग्नोर करती हूँ। इग्नोर मत कीजिए मम्मी जी, उनसे कहिए कि अगर डेट पर जाना है तो कम से कम एक अच्छा सा नेकलेस तो गिफ्ट करें मिस खन्ना को। आखिर आपकी खूबसूरती की कीमत भी तो होनी चाहिए। रात के वक्त उर्मिला अपने कमरे में अकेली बैठी अपनी दोहरी जिंदगी पर आंसू बहा रही थी। हाय रे फूटी किस्मत, कहाँ मैंने अपनी आजादी के लिए वो झूठ बोला था और कहाँ अब इस बहू के हाथों की कठपुतली बन गई हूँ। ये लालची बहू तो मेरा घर और इज्जत दोनों नीलाम कर देगी, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ। अगर क्लब में बताया कि मैं सासू माँ हूँ तो वहां की इज्जत जाएगी, और अगर घर में बताया कि मैं मिस खन्ना हूँ तो रोहित और समाज जीने नहीं देंगे। हे भगवान, इस दलदल से कैसे निकलूं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और सपना मुस्कुराते हुए अंदर आई। मम्मी जी, सो गई क्या? अगले हफ्ते मेरी सहेली की शादी है, मुझे आपकी वो सिल्की साड़ी चाहिए। और हाँ, क्लब में सब पूछ रहे थे कि मिस खन्ना संडे को आ रही है या नहीं, मैंने हाँ कह दिया। खन्ना निवास के ड्राइंग रूम में सपना अपनी सास के साथ बैठकर एक ट्रैवल मैगजीन देख रही थी। मम्मी जी, ये देखिए बाली, कितना सुंदर है ना? मेरा बहुत मन है इस बार वेकेशन पर हम बाली जाएं। बाली? बहू, दिमाग तो ठीक है तेरा, यहाँ घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे और तू 7 समंदर पार जाने की बात कर रही है। रोहित तो सुनते ही भड़क जाएगा। रोहित को भड़कने की क्या जरूरत है मम्मी जी, आप है ना, आप उसे समझा दीजिएगा कि आपकी किसी पुरानी सहेली ने ये ट्रिप स्पॉन्सर किया है। वैसे भी सुना है क्लब के मिस्टर चोपड़ा का बाली में बहुत बड़ा बिजनेस है, क्या पता उन्होंने ही मिस खन्ना को इनवाइट किया हो। सपना, तू अब अपनी हद पार कर रही है, मुझे उस चोपड़ा के साथ जोड़ने की हिम्मत भी मत करना। मैं नहीं जा रही कहीं, और ना ही मैं रोहित से कोई झूठ बोलूंगी। मत बोलिए मम्मी जी, वैसे भी कल मैं क्लब के पास से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि वहां के नोटिस बोर्ड पर आपकी और आपके पोते की एक प्यारी सी फोटो लगा दूं। लोग देखेंगे तो कितनी तारीफ करेंगे ना कि मिस खन्ना असल में दादी माँ है। तू तू ऐसा नहीं करेगी। तो फिर बाली की टिकट बुक समझो, और हाँ, शॉपिंग के लिए अलग से कैश चाहिए होगा। आखिर मिस खन्ना की बहू फटे पुराने कपड़ों में तो जाएगी नहीं। रात के खाने की मेज पर रोहित परेशान बैठा था और उर्मिला उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। मम्मी, आप पागल हो गई है क्या? बाली का ट्रिप 3 लाख का खर्चा है, ये पैसे कहाँ से आएंगे? और आप कह रही हैं कि आपकी सहेली ने ऑफर किया है। कौन सी सहेली? मैंने तो आज तक नहीं सुना। अरे वो बचपन की सहेली है, अब बहुत अमीर हो गई है। उसने जिद की कि मैं और मेरी बहू उसके साथ चले। अब तू बीच में क्यों अड़ांग डाल रहा है? पैसे की फिक्र तू मत कर, मैं देख लूंगी। मम्मी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिछले 1 महीने में आप एकदम बदल गई हैं। सपना जो कहती है आप वही करती हैं। कल तक आप उसे साड़ी पहनने पर लेक्चर देती थी, और आज दोपहर मैंने देखा आप उसे खुद अपनी अलमारी से शॉर्ट ड्रेसेस निकाल कर दे रही थी। ये क्या चल रहा है इस घर में? अरे रोहित, मम्मी जी अब मॉडर्न हो गई हैं, उन्हें समझ आ गया है कि औरतों को अपनी पहचान छुपानी नहीं चाहिए, है ना मम्मी जी? हाँ रोहित, बहू सही कह रही है। तू बस ऑफिस जा, ये घर के मामले मुझ पर छोड़ दे। अगले दिन सपना उर्मिला को जबरदस्ती ब्यूटी पार्लर ले गई थी ताकि उन्हें क्लब की पार्टी के लिए तैयार कर सके। सुनिए, मिस खन्ना को ऐसा फेशियल दीजिए कि ये 35 की नहीं 25 की लगे। आखिर आज क्लब में इनका डांस परफॉर्मेंस जो है। सपना, ये तू क्या तमाशा कर रही है? मैं डांस नहीं करूंगी, लोग क्या कहेंगे? लोग तो यही कहेंगे कि मिस खन्ना क्या थिरकती हैं। और सुनिए मम्मी जी, अगर आपने आज अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो मैं वहीं स्टेज पर खड़े होकर सबको बता दूंगी कि आपकी असली उम्र 45 है और आप 2 बच्चों की माँ हैं। सोच लीजिए, तालियां चाहिए या गालियां? तो मुझे मार क्यों नहीं देती सपना? इस तरह तिल तिल कर क्यों जला रही है? अरे मम्मी जी, मर जाएंगी तो मुझे डायमंड्स और ट्रिप्स कौन दिलाएगा? आप तो मेरी कामधेनु गाय हैं, आपको तो मैं बहुत संभाल कर रखूंगी। बस मेरी डायमंड्स और मेरी डिमांड्स पूरी होती रहनी चाहिए। क्लब की रेट्रो नाइट में उर्मिला स्टेज पर थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार गेट की तरफ जा रहा था। उर्मिला मंच पर एक पुराने गाने पर डांस कर रही थी। उसके चेहरे पर नकली मुस्कुराहट थी, लेकिन पैर कांप रहे थे। मिस्टर चोपड़ा सामने बैठकर जोर जोर से सीटियां बजा रहे थे। व्हाट अ परफॉर्मेंस मिस खन्ना, आप तो वाकई कुंवारी कली जैसी खिली हुई हैं। मेरा दिल तो आपके लिए धड़कना बंद ही नहीं कर रहा। देखिए मिस्टर चोपड़ा, हमारी मिस खन्ना को नजर मत लगाइए, ये तो अभी और भी बहुत से राज खोलने वाली हैं, है ना मिस खन्ना? हो गया तेरा नाटक, अब घर चले, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। बस एक आखिरी बात मम्मी जी, वो जो आपके नाम की फिक्स डिपॉजिट है ना, वो कल मेरे नाम ट्रांसफर कर दीजिएगा। बाली जाने से पहले मेरा मन थोड़ा अशांत है, उसे देखकर शांति मिलेगी। ठीक है, सब ले ले, बस मेरी ये झूठी इज्जत बख्श दे।
ये हुई ना बात। चलिए मिस खन्ना, आज की रात तो आपकी है। खन्ना निवास में बाली जाने की तैयारियां चल रही थी। तभी अचानक घर की घंटी बजी और सपना की क्लब वाली सहेली किरण अंदर दाखिल हुई। किरण ने जैसे ही उर्मिला को पारंपरिक साड़ी और पूजा के थाल के साथ देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो सन्न होकर उर्मिला को देखने लगी। सपना, ये तुम्हारी सास है? अरे, ये तो हूबहू हमारे क्लब की मिस खन्ना जैसी दिख रही है। सपना, ये क्या चक्कर है? वो बेटा, मैं अरे किरण, तू बिना पागल हो गई है क्या? ये मेरी मम्मी जी हैं। और जिस मिस खन्ना की बात तो कर रही है, वो तो इनकी हमशक्ल होंगी। वैसे भी मम्मी जी तो बेचारी घर मंदिर से बाहर पैर तक नहीं रखती। अरे, ये आवाज और ये तिल। सपना, मुझे पागल मत बना। ये वही मिस खन्ना है जो पिछले संडे रेड टॉप में बदन पे सितारे पे नाच रही थी। नहीं सपना, ये वही है। मिस खन्ना, आप यहाँ इस गेटअप में? आप तो कुंवारी थी ना? ये सिंदूर, चूड़ी और इतनी बड़ी बिंदी। घर के बाकी मर्द रोहित और समीर शोर सुनकर हॉल की तरफ आने ही वाले थे कि सपना ने स्थिति संभाली। किरण, धीरे बोल, रोहित और समीर आ रहे हैं। पर सपना, ये इतना बड़ा धोखा। इन्होंने सबको उल्लू बनाकर रखा है। मुझे सबको बताना चाहिए कि मिस खन्ना असल में एक सासू माँ है। किरण, मेरी बात सुन। तुझे क्या मिलेगा सबको बता के? देख, मम्मी जी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रही है। क्लब में वो मिस खन्ना बनकर खुश है और घर में सासू माँ बनकर। उनकी इस दोहरी जिंदगी से किसी का क्या बिगड़ रहा है? तो क्यों किसी की हंसती खेलती जिंदगी और घर बर्बाद करना चाहती है? पर सपना, ये झूठ। देख, जीने दे उन्हें अपनी आजादी। वो किसी का बुरा नहीं कर रही हैं। और अगर तूने ये राज खोला तो इस घर का सुकून हमेशा के लिए चला जाएगा। रहने देना, जैसा चल रहा है चलने दे। तू बस इतना समझ कि दुनिया में हम शक्ल होते हैं। रोहित और समीर हॉल में दाखिल हुए। उन्होंने किरण को वहां खड़े देखा। अरे किरण जी, आप यहाँ? कोई काम था क्या? वो रोहित जी, कुछ नहीं। मैं बस सपना से एक ड्रेस के बारे में पूछने आई थी और आपकी मम्मी को देखकर मैं बस चौंक गई थी। वो मेरी एक दोस्त की तरह दिखती हैं। अच्छा, मम्मी जैसे भी कोई मॉडर्न दोस्त है आपकी? हाँ, बिल्कुल वैसी ही। पर छोड़िए, शायद मुझे गलतफहमी हुई थी। आंटी जी तो एकदम अलग हैं। हाँ, मम्मी तो हमारी एकदम ओल्ड स्कूल है। खैर, आप लोग बातें कीजिए, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मर्दों के जाते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। उर्मिला ने राहत की लंबी सांस ली और सोफे पर बैठ गई। शुक्रिया किरण बेटा, तूने मेरी इज्जत बचा ली। देख लिया मम्मी जी, राज की कीमत क्या होती है। किरण तो मान गई, पर मिस खन्ना की पहचान बनाए रखने की जो फीस है, वो तो आपको भरनी ही पड़ेगी। समझ गई बहू, बाली की टिकटें भी तेरी और वो एफडी भी तेरी। बस दुआ कर कि ये राज इस घर की दीवारों के अंदर ही रहे। फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, अब हम तीनों ही एक टीम में हैं। आप क्लब में अपनी जवानी एंजॉय कीजिए और मैं घर में आपकी मेहरबानी। है ना किरण? हाँ, क्यों नहीं, जियो और जीने दो। उर्मिला फिर से पूजा की थाली लेकर मंदिर की ओर चल दी, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि अपनी आजादी को बचा लेने का एक सुकून भरा समझौता था।